गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट टू के अंदर हम लोग हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास दो ऑथर के प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एक तो टेलर है और दूसरे फ्योल। तो हम लोग फिलहाल फ्योल से शुरू करेंगे। टोटल 14 प्रिंसिपल है। इस पार्ट में मैंने 6 प्रिंसिपल को कवर किया है और दूसरे पार्ट में मैंने और 8 प्रिंसिपल को कवर किया है। ठीक है, तो ये जो 6 प्रिंसिपल मैंने कवर किए हैं एक बार सभी लोग देख लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे। ठीक है, सो दैट आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स आ जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल में से केस स्टडीज आते हैं, डायरेक्टली प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, 1-2 मार्क में आपको प्रिंसिपल्स पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस का पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस देखा था। अब यहाँ पर फ्यूल्स के प्रिंसिपल देखेंगे। फ्यूल्स के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है हमारे मैनेजमेंट में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिसकी वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो ब्रांच है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही अच्छे हैं और उसको अगर हम यूज़ करें हमारे खुद के भी लाइफ में, अगर हम प्रैक्टिकली उस प्रिंसिपल्स को यूज़ करें तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली अपना काम कर सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि कोई भी कंपनी अगर यूज़ करे तो वो स्मूथली उनके काम कर सकते हैं। तो फिर उसने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, जिसमें से इस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम लोग 6 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले ही प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल whole work must be divided into small tasks or job and each job must be assigned to a trained specialist who is competent to perform it. Fowell recommended that work of all kind must be divided and allocated as per competence, qualification, and experience. The intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है। डिविजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पर फ्योल ने कहा है कि आप अपने काम को डिवाइड करवा दो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है उसको डिवाइड कर दो। ऐसा मत करो कि भाई एक ही बंदा बहुत सारे काम करे। ऐसा करो कि बहुत सारे जितने भी काम आपके पास हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितना भी मैन पावर आपके पास अवेलेबल है उसमें। ठीक है, अब मैन पावर में जब भी आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जिसमें वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्शन का, तो उसको प्रोडक्शन का काम दे दो। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम दे दो, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम दे दो। इस तरीके से आप अपने वर्क को डिवाइड कर दो और डिवीजन ऑफ वर्क को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो। डिवीजन मेक्स ईच task simpler and repetitive performance help in gaining speed, accuracy, and specialization. Specialization is the most efficient way to use human effort. This principle applies to both managerial as well as technical work. Due to this reason, big companies have separate departments for finance and marketing, production and HR. All of them are headed by specialized person and they collectively achieve production and sales target of the company. यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने आपको बताया है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्क को डिवाइड कर दो। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग दे दो, फाइनेंस वाले को फाइनेंस, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन, ठीक है, एचआर वाले को एचआर। जिससे क्या होगा, कोई भी वर्क होगा तो वो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, जिससे काम बहुत ही इफेक्टिवली होगा और बहुत ही जल्दी होगा। प्लस कंफ्यूजन भी नहीं होगी और लोगों के बीच में ये भी नहीं होगा कि भाई कहाँ क्या करना है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो वाला भाई तो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें भी नहीं होंगी। एडवांटेज और पॉजिटिव इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। अगर आप यहाँ पर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? There will be a lack of efficiency and specialization. There will be a waste of time and effort due to change from one work to another. Lead to specialization as work is divided as per qualification. It simplifies the work and increases the efficiency as same work is performed repeatedly. एडवांटेज बहुत सारे हैं। अगर आप उसके स्पेशलाइजेशन में ही उसको काम देते हो तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा
और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर काम देते हो तो पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, फ्योल ने दिया है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ हम लोगों ने कहीं ना कहीं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority is the right to give order to subordinate, and responsibility is the duty which a subordinate is expected to perform by a virtue of his position in organization. Authority and responsibility go hand in hand. देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का दोनों ही बैलेंस आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। बैलेंस जितना मेंटेन रखोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से काम करवा सकते हो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। कैसा काम करवा सकते हो भाई? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमेशा अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो तो भी दिक्कत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है हाथ में तो भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी। ऑर्डर देना और ड्यूटी निभाना दोनों में बहुत फर्क है। दोनों जितना इक्वल रहेगा उतना ज़्यादा फायदा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Parity between authority and responsibility help in meeting responsibility on time and prevent misuse of authority. Authority is of two types: official authority and personal authority. Okay, which is the authority of individual manager. Authority is both formal, informal. An organization should build safeguard against abuse of a managerial power. At the same time, a manager should have necessary authority to carry out his responsibility. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होने के वजह से ही आप अपना काम स्मूथली कर सकते हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको पता है कि आपको ये काम करना ही है, अगर आप नहीं करोगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये काम नहीं होने की वजह से, ठीक है। अगर ये काम नहीं हुआ है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल आप हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए और अथॉरिटी भी देनी चाहिए, ये भी प्रिंसिपल फ्योल का है। और फ्योल बोलते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। A manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for presenting his case. कोई भी मैनेजर है अगर उसके पास अथॉरिटी है पनिशमेंट देने की तो पनिशमेंट देगा, लेकिन पहले उसको उसकी तकलीफें बताने दो कि भाई किस वजह से ये काम नहीं हो पाया है, किस वजह से आपने काम नहीं कंप्लीट किया है, पहले आप बता दो। उसके बाद मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल का आप यूज करते हो तो जो अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है वो मिसयूज होना बंद हो जाएगा। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। If responsibility exceeds authority, then subordinate cannot perform his duty, and if authority exceeds responsibility, subordinate may misuse it. ठीक है, तो पहले ही बोला मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही इसके प्रिंसिपल के कि भाई अगर ज़्यादा अथॉरिटी है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी दिक्कत है, दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो इक्वल रहना चाहिए। Discipline refers to obedience to rules and regulations of the organization, which is necessary for systematic working of the organization. डिसिप्लिन अगेन प्रिंसिपल है, अगर आप डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल यूज करते हो तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल की वजह से आपका काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। According to Fayol, discipline required good supervisor at all the level, clear and fair agreement regarding rules and judicious application of penalty. डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर ऑल द एंटरप्राइजेज एंड फॉर ऑल द लेवल। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लेवल पे होना जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो लोग अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। एडवांटेज और पॉजिटिव इफेक्ट: स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। There may be a disobedience of rules and regulations by employee. Relation between management and employee may not be so cordial. ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन अच्छे से रखते हो, मेंटेन करवाते हो तो आपका काम बहुत ही स्मूथली होगा, अगर नहीं करवाते हो तो आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड: अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर।
ये प्रिंसिपल के हिसाब से यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर एक ही बंदा देना चाहिए जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कैसे? तो भाई एक ही ऑर्डर मिलेगा और एक ही बंदे को आपको रिपोर्टिंग भी करना है। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम देन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड. Dual subordination should be avoided as it creates confusion in the subordinate and conflict between the superior. So, in order to avoid confusion, conflict, disharmony, and many other unpleasant situations, and the employee should receive order from one boss only. According to Fowle, if this principle is violated, then authority is undermined, discipline is jeoparded, order distributed, and stability is threatened, and the principle resembles military organization. Principle of unity is followed as subordinate receive order and is accountable to only one superior. However, if the principle of unity of command is violated, then subordinate get order from two supervisor या two superior. ये प्रिंसिपल के हिसाब से आपको ऑर्डर जो है एक ही सुपीरियर से मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जितना ज़्यादा बॉस ऑर्डर देंगे, बहुत सारे बॉस है, बहुत सारा अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. एडवांटेज और पॉजिटिव इफेक्ट. एक ऑर्डर, एक बॉस एक ही बंदे को ऑर्डर दे रहा है और उसको रिपोर्टिंग भी एक ही बॉस को करना है, तो जिससे कन्फ्यूजन दूर होगा और उसको ये क्लियर रहेगा कि भाई मुझे इसे रिपोर्टिंग करना है, तो वो उस हिसाब से रिपोर्टिंग कर देगा और काम बहुत ही जल्दी होगा. लैक ऑफ डिसिप्लिन. अगर बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो डिसिप्लिन वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, किसका किसका ऑर्डर वो सुनेगा. ठीक है. Unity of direction. Unity of direction implies that there should be one head and one plan for a group of activity here having same objective. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऐसा होता है कि भाई जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव कोई दूसरा लेके जा रहा है. ठीक है, एक एम्प्लॉय दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है. अगर इस तरीके का काम रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा. ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक होना चाहिए. ठीक है, एक्टिविटी सबकी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सबका एक होना चाहिए, सो दैट आप लोगों का काम बहुत ही इजीली हो सके. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused result या effort. It ensures unity of action and coordination and avoid unnecessary duplication of work. अगर unity of direction है तो duplication of work नहीं होगा. It emphasizes importance of common goal and help in achieving them. It ensures unity of action and facilitate coordination. कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा. इसका एडवांटेज है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आपको फुल मिलेगा. देयर विल बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा. डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. दोनों ही चीज़ें मैंने समझा दी है. डिफरेंस बिटवीन आप देखेंगे. Sixth principle and last principle for this part, subordination of individual interest to general interest. जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी लोग अपना अपना इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन every individual has its own interest and company has got its own objective. This principle demands that each individual should sacrifice his personal interest for achieving company's objective. In all the situation, company's interest will supersede the interest of any one individual. This is so because larger interest of various stakeholders like owner, shareholder, creditor, data, tax authority, customer, society, etc. cannot be sacrificed for one individual or small group of individuals. In case individual interest and organizational interest differ, it is the duty of management to reconcile them, and however, if reconciliation is not possible, then general interest must be supersede individual interest. It must be remembered that one rises when his organization rises. A manager can ensure this principle through his behavior. He should not misuse this power for his own benefit at the cost of general interest of worker or company. This will ensure same behavior by the worker. इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है. सभी लोग अगर अपने अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव नहीं हो पाएगा.
इसीलिए यहाँ पर हम लोग जनरल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं, अरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं जनरल इंटरेस्ट में। एडवांटेज क्या है इस प्रिंसिपल के? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे और कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप प्रिंसिपल को नहीं अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, सॉरी सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम लोग 7 से लेके 14 तक के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।